नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। मैं अलका सिंह आज आपको पढ़ाने वाली हूँ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर तरह के कंपटीशन और हर प्रकार के कोर्स में पूछा जाता है। ये किन किन कोर्स में यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछा गया है। ये बीएड कोर्स के अंदर इसका सिलेबस है। बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, बीए, एमए, एमएड, नेट, सी टेट, यूपी टेट, ये बीटीसी और ऑल टाइप्स ऑफ द कंपटीशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इनमें पढ़ेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में, उनका शिक्षा दर्शन कैसा था, उनके शैक्षिक विचार क्या हैं, उनके शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, उनका स्कूल की क्या अवधारणा है, अध्यापक के बारे में वो क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम के बारे में उनके विचार क्या हैं, शिक्षण विधियाँ कौन सी होनी चाहिए, उनके अनुसार क्या क्या शिक्षण विधियों का उन्होंने प्रयोग किया है और अनुशासन के बारे में उनके क्या विचार हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को मिस ना करें, कट करके ना देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके साथ साथ सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार के नोट्स मैं इस वीडियो पर लेकर आती रहती हूँ और डेली की जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की अपडेट है और यूनिवर्सिटी की अपडेट्स हैं वो भी मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो आपके लिए बहुत सहायक हो जाएगा पढ़ने में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय के बारे में कि उनका जीवन परिचय क्या है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारे पॉइंट टू पॉइंट हैं, वो आप देखते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म के बारे में कि उनके जन्म से संबंधित क्या है कि 7 मई 1861 को कलकत्ता भारत के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में ही हुई थी। व्यवसाय क्या था? वो एक महान लेखक थे, महान कवि थे, महान नाटककार थे, महान संगीतकार थे और महान चित्रकार भी थे। नेक्स्ट आ जाता है भाषा कि भाषा के बारे में क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर की भाषा बांग्ला थी और उन्हें अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान था। साहित्यिक आंदोलन की बात करते हैं कि साहित्यिक आंदोलन में वो आधुनिकतावाद के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा है। वो जो हमारी पिछड़ी एजुकेशन है, जो हमारे पिछड़े रीति रिवाज हैं, जो हमें कुरीतियाँ हैं, उनको तोड़कर एक नए भारत का निर्माण करने की बात कहते हैं। वो कल को आज से जोड़कर देखकर और अपने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए एक नवीन भारत के निर्माण करने की वो बात कहते हैं। इसलिए उनका जो साहित्यिक आंदोलन है वो आधुनिकतावाद से परिपूर्ण होता है। नेक्स्ट आ जाता है उल्लेखनीय सम्मान की उन्हें उल्लेखनीय सम्मान क्या मिला, तो उनको जो है गीतांजलि जो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और जो नोबेल पुरस्कार था उनका, उसका नाम है गीतांजलि, यानी गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया और यही इनका उल्लेखनीय सम्मान रहा है। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था, माता का नाम शारदा देवी था और पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। उनकी 5 संतानें थी जिनमें 2 बच्चों की जो मृत्यु है वो बाल्यावस्था में ही हो गई थी। नेक्स्ट आ जाएगा इनके इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का दूसरा नाम रविंद्रनाथ ठाकुर भी है और इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आ जाता है वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार व सम्मानित व्यक्ति हैं। एशिया में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। कौन कौन सी हैं उनकी 2 रचनाएं? सबसे पहली है भारत का राष्ट्रगान बनी थी उनकी जन गण मन, ठीक है, ये उनकी एक रचना थी जो भारत का राष्ट्रगान बनी। दूसरा जो उनकी रचना है वो बनी बांग्लादेश का राष्ट्रगान, जिसको आमार सोनार बांग्ला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है उन्होंने बंगाली साहित्य व संगीत को समृद्ध किया, ठीक है, बंगाल का जो साहित्य था और संगीत था उन्होंने उसमें उन्नति की है, उसको समृद्ध किया है। उन्हें जीवनी, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत भाषा का ज्ञान था।
ठीक है, उन्हें हर प्रकार का ज्ञान था, उन्हें जीवन वृत्तांत के बारे में ज्ञान था, उन्हें इतिहास की बहुत नॉलेज थी, उन्हें खगोल विज्ञान का ज्ञान था, आधुनिक विज्ञान के बारे में उन्होंने बहुत स्टडी की थी और संस्कृत भाषा का भी उन्हें काफ़ी ज्ञान था। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे कलेक्ट करके और बिल्कुल सिग्नाइज करके लिखे हुए हैं, तो आपको पढ़ने में और समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद आ जाता है उनकी पहली लघु कविता और नाटक 1877 में सामने आए। ठीक है, तो पहली जो सबसे छोटी कविता थी वो और नाटक थे वो 1877 में सामने आए थे। नेक्स्ट है, टैगोर महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र थे और वह उनकी अत्यधिक प्रशंसा करते थे। टैगोर ब्रिटिश हुकूमत के विरोधी थे। ठीक है, वो ब्रिटिश हुकूमत के काफ़ी विरोधी थे। और उसके बाद है, टैगोर ये मानते थे कि भारतीयों को अपनी शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने माना कि जो भारतीय जो शिक्षा है, भारतीय जो परंपरा है, जो पुराने कुरीतियाँ हैं, जो भारत को पीछे लेकर जा रही हैं, जो भारत को आधुनिकता की तरफ नहीं बल्कि जो पास्ट है उसमें ही धकेल रही हैं, और जिससे भारत का विकास नहीं हो रहा, जिससे भारत का निर्माण नहीं हो रहा, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। वे मानते हैं कि भारत जाति धर्म संप्रदाय में बटा हुआ है, जो ठीक नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की ब्रिटिश क्राउन के खिताब, यहाँ पे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश क्राउन से खिताब प्राप्त हुआ था, लेकिन जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने इसके विरोध में यह खिताब लौटा दिया। कौन सा खिताब था वो? सर की उपाधि। उन्हें ब्रिटिश क्राउन की तरफ से सर की उपाधि प्राप्त की गई थी, लेकिन जब 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो उस हत्याकांड से आहत होकर, परेशान होकर, दुखी होकर उन्होंने अपनी जो क्राउन की उपाधि थी, सर की उपाधि थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दी। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा गीत लिखे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेकों पेंटिंग भी बनाई, क्योंकि वो एक संगीतकार भी थे। जैसे भी हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्या क्या था उनका प्रोफेशन, वो कवि थे, संगीतकार थे, लेखक थे और चित्रकार थे। उसके अलावा बहुत सारे कामों में उन्हें दक्षता प्राप्त थी। तो वो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने 2000 से भी ज़्यादा, लगभग 2300 करके कुछ इन्होंने संगीत जो है लिखे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेकों पेंटिंग भी बनाई थी। 7 अगस्त 1941 को एक लंबी बीमारी के बाद 80 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष की अवस्था में निधन हुआ? 80 वर्ष की अवस्था में हुआ और 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हुआ था। पर उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वे मरकर भी अमर हो गए। ठीक है ना, तो उन्होंने जो जीवन के बारे में, अपने देश के बारे में, दुनिया के बारे में, संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में जितना कुछ किया है वो कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं कर पाता है। तो उनके व्यक्तित्व की वजह से वो मरकर भी अमर हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट कृति उनकी बनती है वो है भारत का राष्ट्रगान, जो है जन गण मन। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला। गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। उसके बाद गीताली, उसके बाद गीतिमाल्य, कथाओं कहानी, खेया, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, तपोवन। ये जो इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं ये इनकी मुख्य कृतियों के अंदर आती हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ रखी हैं। नेक्स्ट आ जाता है तोता कहानी, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सर्वाधिक तीखा व्यंग्य है। इस तरह से पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सो दैट मैंने यहाँ पर डाला है कि जो इस तरह से पूछा गया था कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य रविंद्रनाथ टैगोर की किस कृति के आधार पर है, कौन सी कृति में लिया गया है, तो ये तोता कहानी से लिया गया था।
नेक्स्ट आ जाता है विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में अब स्टडी कर लेते हैं कि विश्व भारती विश्वविद्यालय से भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1901 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में बालकों की शिक्षा हेतु एक प्रयोगात्मक विद्यालय स्थापित किया, जो प्रारंभ में किस नाम से जाना गया, ब्रह्म विद्यालय के नाम से, और बाद में वो विद्यालय शांति निकेतन के नाम से जाना गया। 1921 ईस्वी में इसे ही विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्होंने 1901 में जो विद्यालय खोला था कलकत्ता के अंदर, उस विद्यालय का नाम सबसे पहले इन्होंने ब्रह्म विद्यालय रखा। उसके बाद उस विद्यालय का नाम बदलकर शांति निकेतन रख दिया, और बाद में 1921 में वो जो विद्यालय था शांति निकेतन था, वो ही विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। उसके बाद वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस समय जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसमें देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय में बहुत सारे विभाग हैं जिन्हें भवन कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है एग्ज़ाम के अंदर कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के अंदर विभागों को क्या कहते हैं, जो सेंटर हैं उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें भवन कहा जाता है। और उसके अंदर कौन कौन से भवन हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर पाठ भवन है, शिक्षा भवन है, विद्या भवन है, विनय भवन है, कला भवन है, चीन भवन है, और भी कई भवन उसके अंदर आ जाते हैं। हिंदी भवन भी है उसमें, इस्लाम भवन है, और एक दो भवन और हैं। तो ये सारे उस भवन के उसके अंदर जो विभाग हैं उनके नाम हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है कि पाठ भवन के अंदर क्या क्या होता है, पाठ भवन के अंदर किस तरह की एजुकेशन दी जाती है। तो वहाँ पर हालांकि वो एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ पर हाई स्कूल से पहले से ही एजुकेशन दी जाती है। तो जो पाठ भवन है उसके अंदर हाई स्कूल की शिक्षा दी जाती है, शिक्षा भवन के अंदर 12th इंटरमीडिएट की एजुकेशन दी जाती है, विद्या भवन के अंदर इसमें स्नातक परास्नातक की भी एजुकेशन दी जाती है, और विनय भवन के अंदर स्नातक जो है बीएड है, एमएड है, एमफिल है, इस तरह के डिप्लोमे की शिक्षा दी जाती है। कला भवन के अंदर जो शिल्प कला है, संस्कृति है, और जो भी कला के क्षेत्र की जितने भी पैटर्न आ जाते हैं, जो भी कला के क्षेत्र से संबंधित जो भी कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमास होते हैं, वो कला भवन में दिए जाते हैं। चीन भवन के अंदर चीनी सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। इसी तरह से हिंदी भवन है, उसमें हिंदी का पूरा ज्ञान कराया जाता है। इस्लाम जो भवन है उसके अंदर इस्लाम की एजुकेशन दी जाती है। तो इस तरह से और भी भवन हैं एक दो करके। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा दर्शन कि शिक्षा दर्शन के संबंध में क्या है इनकी राय। आप शिक्षा दर्शन देखेंगे, शिक्षा संबंधी गुरुदेव के मूल विचार उनके प्रसिद्ध लेख तपोवन 1909 में देखे जा सकते हैं। जो शिक्षा से संबंधित उनके जो विचार हैं, मूल विचार हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं, वो हमें तपोवन में मिलते हैं। और तपोवन की रचना उन्होंने कब की थी, वो 1909 में की थी। उनके शिक्षा दर्शन का निर्माण मूलतः भारतीय दार्शनिक परंपरा विशेषतः उपनिषद से प्राप्त हुआ है। तो जो तपोवन के अंदर उन्होंने जो कुछ भी लिखा हुआ है, अपने शिक्षा दर्शन के बारे में लिखा हुआ है, वो उन्होंने बहुत सारे उपनिषद पढ़े, उपनिषदों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, और उन ज्ञान से के जो मूल विचार हैं उन्होंने अपनी प्रीवियस नॉलेज देखी और आज की नॉलेज के साथ मिलाकर अपने ज्ञान को, अपने विचारों को बढ़ाया है। उसके बाद है उनके विचारों की झलक तपोवन, आश्रम, संगम, ब्रह्मचर्य जैसे महत्वपूर्ण शब्दों के प्रयोग में मिलती है। नेक्स्ट आ जाएगा, इस प्रकार टैगोर आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री भी थे। उनका मानना था कि ईश्वर ने अपनी योजना के तहत ही बच्चे के नैसर्गिक प्रतिभा प्रदान कर धरती पर भेजा है। वे बालकों को उदात्त भावनाओं को जागृत कर उन्हें आध्यात्मिक भूमि पर लाना चाहते थे। ठीक है, तो उनके जो विचार थे वो आदर्शवादी थे, और वो ये मानते थे कि जो बालक है उसके साथ कुछ अपनी जो क्वालिटी है बच्चा वो बाय बॉर्न लेकर आता है, और हमें उन क्वालिटी के अंदर कुछ चेंज, उन क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए, उन विशेषताओं को डेवलप करना चाहिए, जिससे हम अपनी भारतीय संस्कृति, अपने मूल को जिंदा रख सकते हैं। और जब हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा मूल जो है वो जिंदा रहेगा तो उससे आध्यात्मिक चेतना को हम जागृत कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को आदर्शवाद की शिक्षा देने की उन्होंने बात की है। आगे आ जाता है टैगोर का शिक्षा दर्शन कि टैगोर के जो शिक्षा दर्शन है उसके अंदर 3 सिद्धांत लागू होते हैं। कौन कौन से हैं सिद्धांत? सबसे पहला आ जाता है स्वतंत्रता।
वो स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो बालक है, जो भी इस धरती पर जो भी प्राणी है, यदि हम उसे स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो स्वतंत्रता से व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी सृजनात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हुए काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से सीख सकता है और उसके जो अंदर जो क्वालिटी है वो पूर्ण रूप से डेवलप हो पाती है। तो इसलिए वो बालक की स्वतंत्रता की विशेष रूप से बात कहते हैं कि बच्चे की जो शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। उसकी शिक्षा, उसके जो मोटिवेशन स्किल्स है, उसके अंदर जो उठने वाले सृजनात्मक पहलू हैं, उनको हमें दबाना नहीं चाहिए, उसको हमें डेवलप करना चाहिए। आगे आ जाता है सृजनात्मक स्व अभिव्यक्ति। दूसरी बात कहते हैं वो सृजनात्मक और स्व अभिव्यक्ति कि जो बालक है उसे उसके जो सर्जन गुण हैं उनको डेवलप होने के लिए हमें उसे मोटिवेशन देना चाहिए। और उसके साथ साथ जब कोई भी व्यक्ति किसी के अंदर किसी भी बात को जानने की इच्छा होती है तो वो उससे जो उसको एक्सपीरियंस होते हैं वो उसकी स्व अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो इसलिए उसके उन गुणों को डेवलप होने देना चाहिए और इसलिए बालक को स्वतंत्र भी छोड़ने की वो बात कहते हैं। तीसरी बात आ जाती है उनका प्रकृति और इंसानों के साथ सक्रिय सहभागिता कि जो बालक की एजुकेशन है वो प्रकृति के साथ होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसे इंसानों से सक्रिय सहभागिता भी रखनी चाहिए, जिससे उसे समाज की और व्यक्तिगत भावनाओं का भी पूरा ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है टैगोर का शिक्षा दर्शन संबंधित है। जो टैगोर का शिक्षा दर्शन संबंधित है वो किस किस चीज़ से संबंधित है? सबसे पहले प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म। सबसे ज़्यादा जो शिक्षा दर्शन उनका संबंधित है वो प्रकृतिवाद से है, क्योंकि वो प्रकृति की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। वो प्रकृति में बालक को प्राकृतिक रूप से शिक्षा देने की बात करते हैं, इसलिए वो बच्चे की संपूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और इसीलिए वो स्कूल को शहर से दूर ले जाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा है वो प्राकृतिक वाद की शिक्षा को वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है स्थान देते हैं अपनी शिक्षा के अंदर। दूसरा आ जाता है यथार्थवाद। यथार्थ यानी कि जो भी चीज़ है उसको बच्चे को वो खुद करे, उसे खुद से करके देखे। तो इसलिए उनकी जो शिक्षा दर्शन के अंदर यथार्थवाद भी झलकता है, आदर्शवाद भी झलकता है, मानवतावाद भी झलकता है, प्रयोजनवाद भी झलकता है। ये सारे वाद उनके शिक्षा दर्शन के अंदर झलकते हैं। लेकिन यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इम्पोर्टेंस, कौन से वाद को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो प्रकृतिवाद को इम्पोर्टेंस देते हैं। आगे आ जाता है बच्चे की स्वतंत्रता। इसके शिक्षा दर्शन के अंदर इन्होंने जो बच्चे की स्वतंत्रता है, जैसे कि अभी हमने पीछे ही बात की है स्वतंत्रता के बारे में, तो बालक की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। देखिए, गुरुदेव के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी न किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है। प्रत्येक बालक अपनी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बढ़ सके, इसके लिए उसे योग्य बनाना शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने अपनी 2 कविताओं पावर ऑफ अफेक्शन तथा बंग माता में इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उनके अनुसार हर बालक को विकसित होने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता व अवसर देने चाहिए। उनकी दृष्टि में हर बालक स्वयं का यानी वसुधा का तथा सार्वभौम सत्ता यानी ईश्वर का है। हर व्यक्ति को मानव होने का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बालक है उसको वो पूरी स्वतंत्रता देते हैं और वो कहते हैं कि जो बालक है वो अपने आप सीखे, वसुधा के लिए सीखे और सार्वभौम सत्ता के लिए सीखे तथा अपने आप को जो इंसान वो है उसको इंसान होने का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय शैक्षिक परंपरा के पक्षधर। 1935 में उन्होंने लिखा कि जब भारत की संस्कृति अपनी सर्वोच्च अवस्था में थी, वह कभी धन की कमी के कारण हतोत्साहित या शर्मिंदा नहीं थी। इसका कारण यह था कि उस संस्कृति का उद्देश्य आत्मिक जीवन का विकास करना था, भौतिक संपदा संग्रहण करना नहीं। ठीक है, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी अगर किसी की सैलरी कम मिल जाए, एक समय पे व्यक्ति को कुछ ना मिले या थोड़ा सा भी कुछ कमी आ जाए या होने के
बहुत कुछ होने के बाद भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। लेकिन प्रीवियस टाइम की अगर हम बात करें, पहले टाइम की बात करें, तो लोग जो थे वो इमोशनल थे, वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते थे। तो इसलिए फीलिंग्स के ज़रिए ज़्यादातर लोग इस पैसे को, भौतिक संपदा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। आज के समय में लोग भौतिक संपदा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए दुखी भी ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो पहले की जो संस्कृति थी, उसी के आधार पर संस्कृति हमारी वही होनी चाहिए, लेकिन कुछ नींव इस तरह से पड़े कि व्यक्ति का जो संतुष्टि का लेवल है वो भी बरकरार बना रहे और उसकी भौतिक उन्नति भी होती रहे। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा, दूसरी बात ही वो यहाँ पर कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा की मशीनों पर निर्भरता के कविवर विरोधी थे। ठीक है, वे इसे शिक्षा के लिए हानिप्रद मानते थे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो मशीनों पर आश्रित होता जा रहा है। आश्रित कहने का मतलब हो ही चुका है। तो इसलिए वो इस मशीनी शिक्षा के पूरे विरोधी थे और वो कहते थे कि जीवित पांव किसी भी वाहन से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी शिक्षा हो जो पांव यानी मानव को मजबूत बनाए, मशीन को नहीं। ठीक है, यानी कि वो मानव के मस्तिष्क को, मानव के शरीर को, मानव के मन को, मानव के ध्यान को मजबूत बनाना चाहते थे, किसी मशीन पर व्यक्ति को निर्भर ना रहने के लिए की वो बात कहते हैं, जो कि आज हो चुका है। हम लोगों के इन बड़े बड़े जो विचारक हैं, इनके विचारों पर ना विचार कर कर आज हम ये देख रहे हैं कि इतने समय पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग कह के चले गए हैं, लेकिन हमने इनकी बातों पर अमल नहीं किया और आज हम देखते हैं कि आज हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर इन्होंने इतने समय पहले हमें चेता दिया था। आज हमारा बालक जो है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का आदी हो चुका है और वो स्वयं पर निर्भर नहीं है, वो आज कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर और टीवी वगैरह पर निर्भर हो गया है, जो कि खतरे की बात है। इसलिए अभी भी हमें समझना होगा कि व्यक्ति के मन को, व्यक्ति के शरीर को मजबूत होना चाहिए, ना कि वो किसी मशीनों पर निर्भर रहे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की बात वो कहते हैं, यूरोप की अच्छाइयों को ग्रहण करने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी। वे कहते हैं कि हम लोग यह कहने के लिए व्यस्त हो जाते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि हमें आत्मविश्वास के साथ कहना चाहिए हम सब कुछ कर सकते हैं। आज यूरोप का यही धर्म बन गया है। उनके आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं है। तो ये बात भी वो बहुत अच्छी कह कर गए हैं कि हमें अगर चेंज भी करना है तो कुछ ऐसी चीज़ों में चेंज करना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति भी बची रहे और जिससे हमारा विकास भी हो, हमारा समाज डेवलप भी करे। उसके लिए वो कहते हैं कि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। हमारे जो भारतीय लोग हैं वो बहुत जल्दी आत्मविश्वास खो देते हैं। वो सिर्फ ईश्वर के भरोसे बैठ जाते हैं कि ठीक है, काम नहीं हुआ, चलो देखेंगे, जो भगवान ने सोचा है वही हो जाएगा। तो उस चीज़ को वो कहते हैं कि वो जो यूरोपीय जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो हमें धारण करनी चाहिए, क्योंकि यूरोप के जो लोग हैं वो हर एक चीज़ को, जो अच्छाई है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छे लोगों को तुरंत चुन कर लाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उस चीज़ की थोड़ी कमी नज़र आती है। आज के टाइम में थोड़ा बहुत देखने में मिलने लगा है कि जहाँ पर क्वालिटी होगी, जहाँ पर स्किल होता है, वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन हमें इसके लिए अभी बहुत कड़े कदम उठाने होंगे, बहुत मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट है, वे यूरोपीय सभ्यता के अंधभक्त भी नहीं हैं। उनका मानना था कि सभी आधुनिक भौतिक साधनों के बावजूद बिना सांस्कृतिक चेतना के मानव जीवन व्यर्थ है। सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, वही यहाँ पर टैगोर जी कह रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है उनका शैक्षिक विचार, कि शिक्षा से संबंधित उनके क्या क्या विचार हैं। वो कहते हैं कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन को सभी प्रकार के अस्तित्व के साथ सामंजस्य पूर्ण बिठाती है। यानी कि सबसे अच्छी शिक्षा वही शिक्षा होती है जिसमें जो हमारा अस्तित्व है वो एक बैलेंस में आ जाए। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा तो हमने डिग्री तो बहुत अच्छी ले ली, लेकिन हमें उस डिग्री का ज्ञान नहीं है। वो शिक्षा तभी महत्वपूर्ण हो सकती है कि जब हमें जो भी शिक्षा हमने ली है वो हमारे जीवन में, हमारे अस्तित्व में एक सही तालमेल से बैठ जाए, हमारे जीवन को आगे बढ़ाए, जिससे हमारा संस्कार भी डेवलप हो, हमारा मन भी डेवलप हो और हमारा भौतिक जीवन भी डेवलप हो। नेक्स्ट आ जाता है, वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति को जानना वास्तविक शिक्षा है।
ठीक है, अगला बढ़ते हैं। शिक्षा के उद्देश्य उन्होंने बताए हैं। शिक्षा के उद्देश्य में उन्होंने शारीरिक उद्देश्य बताए हैं, मानसिक व बौद्धिक विकास के बारे में बात करें। यानी कि शारीरिक विकास हो, शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शरीर का विकास हो, उसके मन का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, व्यक्तिगत का खुद का विकास हो, उस समाज का विकास हो जिसमें व्यक्ति रह रहा है, उसकी संस्कृति का विकास हो, उसके नैतिक मूल्यों का विकास हो, उसके व्यवसाय का विकास हो और उसके आध्यात्म का विकास हो। आगे आ जाते हैं स्कूल के बारे में। यहाँ पर टैगोर जी कहते हैं कि स्कूल प्रकृति की गोद में बसे और शहरों से दूर स्थित होना चाहिए। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है कि टैगोर जी के विचारों में टैगोर के विचार में स्कूल कैसा होना चाहिए। तो स्कूल ऐसा हो जो प्रकृति की गोद में हो, इसलिए वो एक शांति निकेतन के बारे में आपने सुना होगा कि वो जो स्कूल था वो पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते थे, वो जो चाहे एक्टिविटी करना चाहे वो कर सकते थे। उनको पढ़ने के लिए कोई बर्डन नहीं दिया जाता था कि तुम किताबी ज्ञान ही लो। वो जो करके सीखना चाहे सेल्फ से वो खुद सीखते थे। उन्हें लकड़ियाँ काटनी है तो वो पेड़ों पे चढ़ के लकड़ियाँ काटते थे। उन्हें तैरना सीखना है तो वो तालाब होते थे उनमें उन्हें छोड़ दिया जाता था, वो खुद से ही स्विमिंग सीख लेते थे। तो यानी कि प्रकृति की गोद में जो है बालक अपने आप सेल्फ से सीख कर बड़ा होता था, जिससे उसका सेल्फ मोटिवेशन भी उसका बढ़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक। कि अध्यापक के बारे में टैगोर जी के क्या विचार हैं। टैगोर मानते थे कि वही व्यक्ति बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दे सकता है जिसमें बालक के समान निश्चलता व बनी रहती है। वे लिखते हैं कि जिस अध्यापक के अंदर का बाल्य मन मर गया वह बच्चों की जिम्मेदारी लेने का अधिकारी नहीं है। अगर बच्चा उसे अपनी तरह का एक सदस्य न मानकर प्रागैतिहासिक काल का अपरिचित विशाल जानवर मानता हो तो वह अपने कोमल हाथों को बिना भय के उसकी ओर नहीं बढ़ा सकता। अतः शिक्षक को सहनशील, प्रशिक्षित व बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचर के बारे में टैगोर जी ने कहा है वो कह रहे हैं कि टीचर के अंदर एक तो जिम्मेदारीपूर्ण कार्य होना चाहिए, उसके अंदर निश्चलता होनी चाहिए, मृदुलता होनी चाहिए, बच्चों की तरह उसके अंदर भी बचपने वाला गुण होना चाहिए, यानी कि वो बच्चों के साथ घुल मिल जाए जिससे बच्चे ईजिली उसके साथ मिक्सअप हो जाएं और अपने अच्छे और बुरे सारे जो भी व्यूज़ हैं वो अपनी टीचर के साथ शेयर कर पाएँ, जिससे ईजिली बच्चा टीचर के साथ मिंगलअप हो जाता है और टीचर के साथ अच्छे से घुल मिल के पढ़ाई करता है। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा का पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। बच्चों की किताब आसान व आकर्षक होनी चाहिए। विदेशी भाषा के बजाय संपूर्ण शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, यानी कि मातृभाषा की शिक्षा को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि यदि बच्चा जो है मातृभाषा में हम उसे एजुकेशन देंगे तो से उसकी जो एजुकेशन है वो बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। उसके बाद जो कौन सी पाठ्यक्रम में कौन कौन से सब्जेक्ट को रखते हैं, तो सबसे पहले वो मातृभाषा को ही रखते हैं। उसके बाद संस्कृत भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, विज्ञान, कला, ललित कला आदि सब्जेक्ट उन्होंने पाठ्यक्रम के अंदर रखे हैं। उसके बाद कौन कौन सी गतिविधियों की बात वो कर रहे हैं कि स्टूडेंट को बागवानी सिखानी चाहिए, कृषि, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, विभिन्न लेखों का संग्रह, प्रयोगशाला कार्य, संगीत, खेल, नृत्य, रचनात्मक कार्य आदि की बात करते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें बालक के पाठ्यक्रम में होगी जिससे बच्चा अपने आप डेवलप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं शिक्षण विधियों पर कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी बताई हैं टैगोर जी ने। तो उन्होंने अपनी शिक्षा में मौखिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रमाणीकरण विधि, प्रयोग विधि, क्रिया विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि और स्वय अध्ययन, ये सभी शिक्षण विधियों का उन्होंने प्रयोग किया है और प्रयोग करने की वो बात करते हैं। आगे जाता है अनुशासन के बारे में उनके क्या विचार हैं। तो टैगोर जी कहते हैं कि आत्म अनुशासन पर विशेष बल देना चाहिए, यानी कि बालक का जो सेल्फ
डिसिप्लिन है वो बच्चों को सिखाना चाहिए, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन पर वो विशेष बल देते हैं। और अन्य पहलू क्या हैं इस वीडियो के, कि यहाँ पर अन्य पहलू के अंदर उन्होंने सामूहिक शिक्षा की बात की है, उन्होंने महिला शिक्षा के बारे में, महिला को डेवलप करने के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनको जीव समाज में ऊपर उठाने के बारे में बात की है। उन्होंने व्यवसाय की शिक्षा के बारे में बात की है कि जब व्यक्ति जो व्यावसायिक होगा, अपने आप करके सीखेगा, तो इसी तरह से उनकी जो शिक्षा है वो गांधी जी की शिक्षा की बुनियादी तालीम से मैच कर जाती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने धार्मिक शिक्षा की बात की है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में वो बात करते हैं। तो यही थे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सारे टैगोर जी के बारे में, उनके शिक्षा दर्शन के बारे में, उनके शैक्षिक विचारों के बारे में। स्टूडेंट, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।